चलिए हाउस प्रॉपर्टी हेड आज कंप्लीट करते हैं। होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम, होमवर्क दिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है। पीछे होमवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, हो गए सारे। चलिए पेज नंबर 10 निकालें। पेज नंबर 10 पर मिसक्लेनियस प्रोविजंस दे रखे हैं। पेज नंबर 10 मिसक्लेनियस प्रोविजंस, यहां दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है, मतलब फॉरेन प्रॉपर्टी। तो बताइए फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया में टैक्सेबल हो या नहीं हो? फॉरेन प्रॉपर्टी है, उसका रेंट मिला, मान लो लेट आउट है, उसका रेंट इंडिया में टैक्सेबल करें कि नहीं करें? बताइए। करेंगे। कारण इनकम का टैक्सेबल होना इंडिया में या नहीं होना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। हमें एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हुए उसको टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल करना होता है। जैसे कि एक बात शुरू में बता दी थी मैंने, फर्स्ट चैप्टर जब बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाया था तब मैंने एक बात बताई थी कि एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है। एसएससी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है, एसएससी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है, या थर्ड कैटेगरी नॉन रेजिडेंट हो सकता है। ऐसा कुछ बताया था मैंने, याद है कुछ? मैंने तब कहा था आपको कि एसएससी रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है। वो डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया था? उसकी इंडिया में प्रेजेंस देखते हैं। अगर उसकी एटलीस्ट 182 डेज की इंडिया में क्या है प्रेजेंस, उसकी 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस है अगर, तो उसे रेजिडेंट माना जाता है। और अगर 182 डेज से इंडिया में कम है प्रेजेंस इन इंडिया, तो उसे नॉन रेजिडेंट माना जाता है। ऐसा बताया था बेसिक कंसेप्ट्स चैप्टर पढ़ाते वक्त। हालांकि ये रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं ये चीज पूरी भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पूरी अगर बताई तो वो चैप्टर पूरा अभी हो जाएगा, वो अभी नहीं करवाना है। उसमें एक 15 लाख का क्राइटेरिया और भी है, मतलब वहां पर और ज्यादा बातें हैं। मैं तो उस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो एसएससी रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। पता पड़े कि वो रेजिडेंट है, उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। रेजिडेंट तो है बट कैसा वाला है, ऑर्डिनरली वाला या नॉट ऑर्डिनरली वाला? रेजिडेंट तो है वो। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है? तब मैंने कहा था कि पास्ट 10 इयर्स में एसएससी कम से कम 2 इयर्स रेजिडेंट होना चाहिए। ऐसा बताया था कुछ कि उसके पास्ट 10 इयर्स की हिस्ट्री देखेंगे, उसमें से एटलीस्ट 2 इयर्स वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। प्लस एक कंडीशन और, पास्ट 7 इयर्स में उसकी इंडिया में प्रेजेंस 730 डेज हो, तो वो क्या हो जाएगा? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। वो पास्ट 10 इयर्स में से कम 2 साल इंडिया में रेजिडेंट हो, और पास्ट 7 इयर्स में कम 730 डेज इंडिया में उसकी प्रेजेंस हो,
तो वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है, वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर ये जो दो कंडीशंस हैं दोनों सेटिस्फाई नहीं हो, या एक सेटिस्फाई हो एक नहीं हो, तो फिर वो NOR हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होंगी तो वो OR होगा। दोनों में से दोनों ही नहीं हो रही हैं, या दोनों में से एक ही हो रही है, तब भी वो NOR कहलाएगा। ऐसा कुछ क्राइटेरिया है रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के हिसाब से। और इनकम टैक्सेबल इंडिया में होगी नहीं होगी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ SSC। इनकम टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में और डिटेल में जाएंगे, तब वहां और डिटेल में समझेंगे। बट बेसिक मैंने आपको बता दिया है कुछ, कि उसके हिसाब से SSC का रेजिडेंशियल स्टेटस फिक्स होता है। फिक्स होने के बाद क्या होगा बताइए, अगर SSC OR है, उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, इट मीन्स उसकी इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल होगी ही, एज वेल एज उसकी फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बातें हैं रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और अगर SSC नॉन रेजिडेंट हुआ तो उसकी सिर्फ इंडियन इनकम पर ही इंडिया में टैक्स लगेगा, फॉरेन इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया है, तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। बट उससे रिलेटेड यहां पर एक छोटी सी बात दे रखी है कि अगर फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, उसका रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं। फॉरेन प्रॉपर्टी है, उसका रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन प्रॉपर्टी है। SSC का हम स्टेटस देखेंगे। अगर SSC ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा रेंट का, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। क्यों? OR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। ये फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट है तो फॉरेन इनकम है, बट OR की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो ये रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा अगर SSC OR है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है। दूसरी कैटेगरी SSC NOR है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो ये रेंट इंडिया में तब भी टैक्सेबल होगा ओनली इफ इट इज द रेंट इज फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। ये रेंट इंडिया में फर्स्ट रिसीव हुआ। इंडिया में फर्स्ट रिसीव हुआ, इसका क्या मतलब, कोई सेकंड रिसीव भी होता है क्या? फर्स्ट रिसीव होना मतलब क्या? डायरेक्ट इंडिया में रिसीव हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेन में उधर रिसीव हो गया था फिर वो रेंट इंडिया में लेकर आए, ऐसा केस नहीं हो। ये रेंट डायरेक्ट पहली बार इंडिया में रिसीव हुआ। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट ने एक नॉन रेजिडेंट को अपनी फॉरेन प्रॉपर्टी किराए में दे दी। ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, लैंडलॉर्ड, टेनेंट भी नॉन रेजिडेंट है, प्रॉपर्टी भी फॉरेन में है। ये दोनों नॉन रेजिडेंट, मकान मालिक और किराएदार, दोनों इंडिया में आए हुए हैं और मान लो कोई फंक्शन अटेंड करने आए हुए हैं। टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को इंडिया में रेंट पे कर दिया, तो क्या लैंडलॉर्ड को ये रेंट फर्स्ट रिसीव इन इंडिया हुआ? और SSC लैंडलॉर्ड नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, बट चूंकि उसने ये इंडिया में रेंट फर्स्ट रिसीव कर लिया तो उसको ये रेंट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही ये रेंट फॉरेन प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, लैंडलॉर्ड भी नॉन रेजिडेंट, टेनेंट भी नॉन रेजिडेंट, रेंट भी फॉरेन प्रॉपर्टी का है, बट उसको इंडिया में रिसीव करने की गलती क्यों की? गलती हुई है, इंडिया में रिसीव कर लिया तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो NOR और NR को ये रेंट इंडिया में
टैक्सेबल तभी होगा अगर ये फर्स्ट रिसीव इन इंडिया किया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये कि डिपेंड होता है ये सारी बातें कि एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब एक बात बताइए, फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट क्या फॉरेन करेंसी में मिल रहा होगा? मान लो फॉरेन प्रॉपर्टी जो है वो यूएसए में है, तो क्या रेंट डॉलर में मिल रहा होगा? अगर डॉलर में मिल रहा होगा तो उसको इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करना रहेगा कि नहीं? उसको इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करना रहेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे? डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो मान लो टीनेंट को बोला था कि आप हर महीने की पहली तारीख को रेंट देते रहना, तो टीनेंट रेंट दे रहा है बट वो कभी कभी उसके लेट हो जाता है और रेंट लैंडलॉर्ड का कहना मैं एडवांस में लूंगा, तो 1 जनवरी को रेंट रिसीव हो गया। मान लीजिए $2000 था, फिर 1 मई को और देना था लेकिन उसने 2 मई को दिया डॉलर। इस तरीके से अगले हर 12 महीनों में 12 अलग अलग डेट्स को उसको मंथली रेंट रिसीव हुआ। कन्वर्जन किस रेट से करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको दे रखी होगी, इस दिन की अलग होगी, इस दिन की अलग होगी, अलग अलग महीनों के अलग अलग दिन की अलग अलग एक्सचेंज रेट होगी कि नहीं? एक्सचेंज रेट क्या पूरे साल की फिक्स होती है क्या? नहीं, बदलती रहती है। तो क्या इस दिन मान लो एक्सचेंज रेट $1 रुपीस 73 थी, इस दिन 73 थी, फिर 76 हो गई थी, इस दिन 77 थी। तो क्या जिस दिन रेंट रिसीव हुआ उस दिन की हम कन्वर्जन फॉरेन एक्सचेंज रेट देखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे क्या? मतलब 12 महीने का रेंट क्या 12 महीने की अलग अलग एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई होके हम कैलकुलेट करेंगे क्या? यहां पर कहा गया है कि नहीं, पूरे साल का जितना भी रेंट है टोटल कर लो, कन्वर्जन एक बार ही करना है पूरे साल का, मंथली कन्वर्जन नहीं करना है, एनुअल कन्वर्जन करना है साल में एक बार। और उस वक्त एक्सचेंज रेट कौन सी काम में लेंगे? रेंट रिसीव किस दिन हुआ नहीं हुआ इस बात से कोई मतलब नहीं है। रेंट रिसीव किस दिन हुआ इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम तो एक्सचेंज रेट उठाएंगे किस दिन की? साल के एंड को, मतलब 31 मार्च 2022 के दिन एक्सचेंज रेट क्या थी, वो एक एक्सचेंज रेट पकड़ेंगे और उससे पूरे साल का रेंट जो डॉलर में अलग अलग डेट्स को मिला वो टोटल कर लेंगे और उस पर वो एक्सचेंज रेट अप्लाई कर देंगे। कन्वर्जन साल में एक बार ही होगा। बात समझे कि नहीं? कन्वर्जन मंथली बेसिस पे नहीं करना है, कन्वर्जन एनुअल बेसिस पे करना है। एक बात ये। दूसरा, कन्वर्जन के लिए जो रेट इस्तेमाल की जाएगी वो किस दिन की जाएगी? एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का लास्ट डे जो कि क्या होगा? 31 मार्च 2022। उस दिन जो प्रिवेलेंट एक्सचेंज रेट है वो अप्लाई कर दी जाएगी डॉलर पर और उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर फॉरेन प्रॉपर्टी है तो डॉलर में रेंट मिला, कन्वर्ट करना रहेगा इंडियन रुपीस में। कन्वर्जन एनुअल बेसिस पे होगा, साल में एक बार। रेट एक ही दिन के काम में लेंगे हम, कौन सी वाली? प्रीवियस ईयर के एंड में जो लास्ट डे को जो एक्सचेंज रेट है वो यूज करेंगे। बट एक दिक्कत और, ये जो एक्सचेंज रेट होती है $1 इस तरीके से एक्सप्रेस होती है। $1 इक्वल टू 73-75। इस तरीके से एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस की जाती है। अब
फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट मिला, कन्वर्जन करना है। मैं कन्वर्जन किस रेट से करूं? मतलब $1 मेरे को डॉलर में रेंट मिला, $1 किसके बराबर मानूं? 73 रुपीस के बराबर मानूं या 75 रुपीस के बराबर मानूं? कहने का मतलब मैं ये रेट यूज करूं या ये रेट यूज करूं? एक्सचेंज रेट भी दो होती हैं। अब आप बोलेंगे दो क्यों होती हैं? दो होने का लॉजिक क्या है? एक्सचेंज रेट इस तरीके से होती हैं, तो उसका लॉजिक क्या है बताता हूं। ये वाली जो एक्सचेंज रेट होती है ये कहलाती है बाइंग रेट, बाइंग रेट। और ये वाली जो एक्सचेंज रेट होती है ये कहलाती है सेलिंग रेट। ये बाइंग रेट सेलिंग रेट का क्या झमेला है? दो अलग अलग रेट्स क्यों होती हैं? यस, गुड, सही जवाब दिया, बिल्कुल। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो बाइंग रेट है इसको और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इन्होंने मेरे से भी फटाफट बोल दिया और बिल्कुल सटीक जवाब दिया, लेकिन पढ़ रखा होगा पहले कहीं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज पढ़ रखा होगा कहीं, कुछ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। चलिए तो डिटेल में समझते हैं इसको। ये जो बाइंग रेट होती है, बाइंग रेट का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मैंने अपना गुड्स एक्सपोर्ट किया। अभी हाउस प्रॉपर्टी से दूर चले जाते हैं, हम एक्सचेंज रेट को समझते हैं। एक्सचेंज रेट क्या है? मान लो मैंने कोई गुड्स फॉरेन में एक्सपोर्ट किया, उसको उस गुड्स का कंसीडरेशन मेरे को डॉलर में मिला। फॉरेन कस्टमर ने मेरे को गुड्स का कंसीडरेशन डॉलर में दिया, मेरे को ये डॉलर इंडिया में रिसीव हुआ। मैं बैंक के पास गया कि ये डॉलर मेरे को रुपीस में कन्वर्ट करके दे दो। बैंक क्या बोलेगा? ये जो पहली बात, ये जो एक्सचेंज रेट होती हैं हमेशा, ये जो एक्सचेंज रेट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये जो होती हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करनी है, फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक के एंगल से देखना है। बैंक के पास कस्टमर आया, बैंक के एंगल से सोचो, मैं बैंक के पास गया डॉलर लेके, मान लो $1 लेके गया, तो बैंक मेरे को कन्वर्जन करके देगी। कितना देगी? बैंक 73 रुपीस देगी या 75 रुपीस देगी? लॉजिकली सोच के बताना। 75 देगी। क्यों? ऐसे तो बैंक को नुकसान हो जाएगा, बैंकिंग भी बिजनेस है। बैंक 75 नहीं देगी। बैंक के एंगल से ये बाइंग रेट सेलिंग रेट सोचनी है। बैंक डॉलर बाय कर रहा है, बाइंग रेट अब बाई होगी। बैंक के एंगल से सोचना है, बैंक डॉलर बाय कर रहा है मुझसे, तो बैंक कन्वर्जन किस रेट पे करेगा? 73 पर। मतलब $1 के बदले में मुझे 75 नहीं देगा, वो 73 देगा। बैंकिंग भी बिजनेस है, ठीक है। ये हो गई बाइंग रेट। बैंक बाय कर रहा है डॉलर, इसलिए बाइंग रेट अप्लाई होगी, सिंपल। अब सेलिंग रेट पे आते हैं। सपोज मैंने कोई मशीन इंडिया में इंपोर्ट की है, जो फॉरेन वेंडर है उसने मेरे को बोला कि जो मशीन का पेमेंट है आप मुझे डॉलर में करिए। मेरे पास डॉलर नहीं है, मैं बैंक गया रुपीस लेकर, और बैंक को बोला इन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके दो। तो बैंक मुझसे कितना रुपया लेगा? $1 बदले में देगा। बैंक 75 रुपीस मुझसे लेगा और फिर मेरे को $1 देगा। मतलब बैंक क्या मुझे डॉलर सेल कर रहा है? बैंक के एंगल से सोचना है एक्सचेंज रेट को। बैंक क्या मुझे डॉलर सेल कर रहा है? यस, तो सेलिंग रेट अप्लाई होगी। तो बाइंग रेट सेलिंग रेट समझ आ गया, ठीक है।
लॉजिक तो मैंने बता दिया, बट स्टूडेंट्स कहते हैं सर लॉजिक तो हम एन मूवमेंट पे भूल जाते हैं। तो जो लोग रट्टा मार के भी पढ़ते हैं तो सिंपल है उनके लिए, आगे जो रेट लिखी हुई है बाइंग रेट है, बाद में जो रेट लिखी हुई है वो सेलिंग रेट है। ठीक है, अब यहां पर कौन सी रेट काम मिले कन्वर्जन के लिए, ये रेट काम मिले या ये रेट काम मिले? हाउस प्रॉपर्टी हेड का रेंट मिला डॉलर में, कन्वर्जन करना है, हम बाइंग रेट से कन्वर्जन करें या सेलिंग। और इनके पूरे नाम तो आपको पता ही नहीं है, आगे और लगता है टी 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 टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट। ठीक है, तो कौन सी रेट काम मिले, बाइंग रेट काम मिले कन्वर्जन के लिए या सेलिंग रेट काम मिले? तो इनकम टैक्स एक्ट में रूल बना हुआ एक रूल 115, वो कुछ कहता है इसके बारे में। तो उसके बारे में समझते हैं कि रूल 115 क्या कहता है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज, ये हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इसके नीचे एक नोट दे रखा है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट आप यूज करते हो, किस लिए करते हो? फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रुपीस के लिए। वो कौन सी रेट काम में लोगे? शेल बी द टीटी बाइंग रेट, टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर। बाइंग रेट काम में लेंगे किस दिन की? किस दिन की? एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 21-22, इसका लास्ट डे 31 मार्च 2022। इस दिन की बाइंग रेट काम में ली जाएगी। ठीक है, फॉर कन्वर्जन पर्पस। समझ आई बात? तो शुरू से ये प्रोविजन समझते हैं। अगर फॉरेन में प्रॉपर्टी है, उसका रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट, अगर एसएससी ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो यस, इस फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर एसएससी एनओआर है, एनआर है, तो ये रेंट इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है अगर इस रेंट को फर्स्ट रिसीव इन इंडिया किया गया है। सिंपल। और डॉलर को कन्वर्ट करना रहेगा रुपीस में, तो हम अप्लाई करेंगे टीटी बाइंग रेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ आ गई बात? चलिए अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉरेन प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रखे हैं। फॉरेन प्रॉपर्टी पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। तो पहले आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। मिसेस इंदु रेजिडेंट इंडिविजुअल, अब बोल दिया एसएससी जो है वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट तो होना तो बता दिया, लेकिन फिर ये नहीं बताया कि ओआर है या एनओआर है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसको ओआर मानेंगे, मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। इनका एक मकान है यूएसए में, फॉरेन प्रॉपर्टी हो गया। शी रिसीव्स रेंट ऑफ $2000 पर मंथ, $2000 मिलते हैं पर मंथ, मंथली रेंट। फॉरेन प्रॉपर्टी के मंथली रेंट $2000 है। शी पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस $1500 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हो गए हैं। बताइए, रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा, तो बताइए म्यूनिसिपल, ये एलओपी प्रॉपर्टी हुई, एलओपी प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ होता है कि नहीं होता है? होता है, अलाउ हो जाएगा। फिर शी ऑल्सो ओन्स ए 2-story हाउस इन मुंबई, मतलब इंडिया में भी मुंबई में एक डबल स्टोरी का उसके पास मकान है। उसमें इसने कैसे कर रखा है? ग्राउंड फ्लोर इज यूज्ड फॉर हर रेजिडेंस, मतलब ग्राउंड फ्लोर जो मकान का है वो एसओपी है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर लिखा है मैंने, जीएफ मतलब लोग गलत मीनिंग निकालते हैं, ग्राउंड फ्लोर है ये।
ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर लेट आउट कर रखा है, मंथली रेंट उसका 10,000। तो मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इंडियन प्रॉपर्टी जो मुंबई में है वो 50% एसओपी है, फर्स्ट फ्लोर इसका लेट आउट हो रखा है। ठीक है, तो क्या मैं 50% बोल दूं? मतलब इंडियन प्रॉपर्टी 50% एसओपी है, 50% एलओपी है। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है ईच फ्लोर का 11,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल टैक्सेस इस हाउस के दे रखे हैं पूरे हाउस के 7,500। बताइए ये म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे अलाउ हो जाएंगे क्या? पूरे 7,500 अलाउ हो जाएंगे क्या? नहीं, जितना एलओपी पोर्शन से, एलओपी पोर्शन अपना कितना है 50%, तो और एसओपी पोर्शन के म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं होते। तो कहने का मतलब 50% अलाउ होंगे वही वाले जो लेट आउट पोर्शन 50% से रिलेटेड है। फिर मिसेस इंदू हैड कंस्ट्रक्टेड द हाउस मतलब कौन सा वाला, फॉरेन वाला या इंडिया वाला? मिसेस इंदू हैड कंस्ट्रक्टेड द हाउस, किसके लिए लैंग्वेज यूज हो रही है? इंडिया वाली प्रॉपर्टी के लिए या यूएसए वाली प्रॉपर्टी के लिए? इससे पिछले सेंटेंस में किसकी बात कही गई? इंडियन प्रॉपर्टी, मुंबई वाले की। तो ये उसी का ही लोन है जो नेशनलाइज्ड बैंक से इन्होंने लिया। लोन लेने की डेट आपको दे रखी है 20 जून 2018। ठीक है, फिर उन्होंने पेमेंट भी किया कुछ इसका। शी रीपेड द लोन 54,000। ये 54,000 के अंदर दोनों शामिल है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। मतलब ये ईएमआई है 54,000। ईएमआई समझते हो? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, लोन की ईएमआई लगती है इंस्टॉलमेंट, वो 54,000 है। तो क्या पूरी ईएमआई का डिडक्शन मिलता है क्या इनकम टैक्स में? मेरे कहने का मतलब क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, या सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट का ही मिलता है? सिर्फ इंटरेस्ट का ही मिलता है। तो इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है 24,000। तो इसका मतलब 54,000 के अंदर 24,000 है इंटरेस्ट, बाकी का क्या होगा? डिफरेंस का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ नहीं होता है। तो मेरे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है? बस ये इंटरेस्ट वाली 24,000। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ $1 इज टू बी टेकन एज ₹45। यहां पर आपको उलझाया नहीं गया, बाइंग रेट सेलिंग रेट दोनों देकर एक ही एक्सचेंज रेट दी है, उससे कन्वर्जन कर लीजिएगा। फिर कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालनी है। जैसा कि मैंने कहा सिर्फ ये दे रखा था कि ये रेजिडेंट हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है। अपना अजम्पशन पहले ही लिख दीजिए कि हम ये मानते हुए कर रहे हैं। तो इसकी फॉरेन प्रॉपर्टी का भी रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा क्योंकि ये ओआर है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, तो फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। क्या फॉरेन प्रॉपर्टी लेट आउट है? देखिए दो प्रॉपर्टी है, फॉरेन प्रॉपर्टी लेट आउट है। इंडियन प्रॉपर्टी के दो पार्ट कर रखे हैं, ग्राउंड फ्लोर एसओपी है और फर्स्ट फ्लोर एलओपी है। ठीक है, तो दोनों की कैलकुलेशन अब समझदारी से काम मिल लेना। एग्जाम में कैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉरेन प्रॉपर्टी की एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर वापस इंडियन प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने बैठते हैं। इससे क्या होता है, आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है। बार बार आप लिखते हो फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, आपने फॉरेन प्रॉपर्टी का लिख दिया, उसकी कैलकुलेशन कर ली, दोबारा आप बैठते हो इंडियन प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने, फिर लिखते हो फेयर रेंट, म्यूनिसिपल रेंट। तो क्या करें हम, कॉलमर प्रेजेंटेशन कर लें क्या? कॉलमर प्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमें एक बार ही लिखना रहेगा फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, उससे एग्जाम में टाइम सेव होगा। एग्जाम में टाइम नहीं मिलता इतना फटाफट हमको आंसर देने होते हैं, तो सेव करने का भी पता होना चाहिए टाइम कैसे सेव होगा। तो इसलिए कॉलमर प्रेजेंटेशन करें।
यूएसए की प्रॉपर्टी मतलब फॉरेन प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन पहले करते हैं। फॉरेन प्रॉपर्टी की सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल रेंट होने की डिटेल दी बस, इसके अलावा और कुछ डिटेल नहीं है कि वहां का फेयर रेंट क्या है, वहां की म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, वो कुछ नहीं बताया। हमें इतना तो पता है कि फेयर रेंट हम निकाल सकते हैं अगर हमें एक्चुअल रेंट दे रखा हो। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स में बी टेकन एज फेयर रेंट। ठीक है, तो डॉलर दे रखा है आपको। अब एक खास बात और, स्टूडेंट एक बात और पूछते हैं कि सर हम एक एक इंफॉर्मेशन रुपीस में कन्वर्ट करके लिखें या सारी कैलकुलेशन पहले डॉलर में कर लें, फिर फाइनल फिगर जो डॉलर में है उसको कन्वर्ट कर दे रुपीस में? तो उसका जवाब यह है, आपको एक एक इंफॉर्मेशन रुपीस में कन्वर्ट करके लिखनी होगी। आप फाइनल फिगर को, सारी कैलकुलेशन तो डॉलर में कर लो और फिर फाइनल फिगर जो आया उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। ईच इंफॉर्मेशन सारी आपको रुपीस में लिखनी होगी। ठीक है, तो फेयर रेंट ये 12 महीने का डॉलर, ये मंथली है क्या, $2000 इंटू 12 महीने, कन्वर्जन कर दिया रुपीस में आ गया क्या, ये रुपीस में आ गया है, रुपीस 10,80,000 फेयर रेंट आ गया। अब ठीक है, जो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं क्या करूं, म्युनिसिपल वैल्यू कुछ नहीं, जेड वैल्यू हायर, स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं है, तो क्या यही हो जाएगा क्या मेरा एक्सपेक्टेड रेंट? बोलो, यही हो जाएगा 10,80,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। और क्या एक्चुअल रेंट भी यही है? अरे एक्चुअल रेंट सही तो निकाला था हमने, तो एक्चुअल रेंट भी यही होगा, एक्सपेक्टेड रेंट भी यही 10,80,000, एक्चुअल रेंट भी 10,80,000 रुपीस में। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? यही 10,80,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? अब स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, 15,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 45। क्या ये $1,500 पर मंथ है क्या, या एनुअल है? एनुअल है, इसलिए 12 महीनों से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो $1,500 इंटू कन्वर्जन रेट 45 म्युनिसिपल टैक्स आ गया। ये लेस होने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आ गई। नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया। इंटरेस्ट लोन इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, बताइए फॉरेन प्रॉपर्टी के लिए लोन की इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दिए, तो ठीक है, इसके लिए इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, फॉरेन प्रॉपर्टी वाला पार्ट तो खत्म हो गया। जब भी एग्जाम में फॉरेन प्रॉपर्टी का आता है क्वेश्चन, स्टूडेंट सोचते बहुत डिफिकल्ट है, क्यों दे दिया एग्जाम में, क्या था इसमें? कन्वर्जन वाली बात तो थी, और क्या था? ठीक है, अब इंडियन प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते हैं। तो इंडिया में, मुंबई में मकान है, पहले अपने मकान का स्ट्रक्चर सोच लो कि ग्राउंड फ्लोर जो है 50% एसओपी है, वो ऐसे लिख दिया करो ताकि उसका हो सकता है कैलकुलेशन में यूज हो। इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट वाला तो एसओपी पोर्शन के लिए भी इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है, एलओपी के लिए भी मिलता है, तो 50-50% करेंगे कि नहीं? तो ऊपर अगर ऐसे आपने लिख रखा होगा तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, तो ऐसे ऊपर लिखिए। ठीक है, अब एसओपी पोर्शन, अब एसओपी पोर्शन ये है और एलओपी पोर्शन लास्ट कॉलम। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमको इस प्रॉपर्टी की क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि ग्राउंड फ्लोर एसओपी है, फर्स्ट फ्लोर मंथली रेंट 10,000 है, स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का दे रखा है। तो बताइए क्या मुझे इस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट है क्या? क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, मैं फेयर रेंट ले लूं क्या? तो यस, ले लेते हैं इसे। तो एक्चुअल रेंट 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, वो आ गया मेरा फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू तो इस मकान की भी नहीं दे रखी है, कैसे बदमाश लोग हैं, म्युनिसिपल टैक्स दे दिए। म्युनिसिपल टैक्स की कैलकुलेशन होती किस पे?
म्युनिसिपल वैल्यू पर, और म्युनिसिपल वैल्यू ही नहीं दिए। नहीं दिए तो नहीं दिए, अवेलेबल तो होनी चाहिए। और नहीं तो अगर ऐसे बोल देते कि म्युनिसिपल टैक्स पेड हुए हैं, ये सपोज बोल दे 8% है, तो क्या आप म्युनिसिपल वैल्यू निकाल पाते? फिर आप निकाल पाते। ठीक है, खैर अभी नहीं दे रखा है ऐसा कुछ, तो हम म्युनिसिपल वैल्यू 0 मानते हैं इस मकान की। फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ देखा है, ये ईच फ्लोर का है, ईच फ्लोर 11,000, तो 11,000 इंटू 12, यहां लिख दूं एलओपी वाले पोर्शन में 50% में, तो ये आ गया स्टैंडर्ड रेंट। हाँ, मेरा जेड वैल्यू क्या आया था? 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 1,32,000। फिर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाले? विच एवर इज लेस, 1,20,000। एक्चुअल रेंट 10,000 इंटू 12 months, 1,20,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,20,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड 7,500, इसका 50% ही लूं? 50% तो एसओपी पोर्शन का हुआ, और एसओपी पोर्शन के लिए म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, तो यहां नहीं मिला, यहां 0। ये लेस हो गया, यहां एनए भी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया। अब इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट डायरेक्ट हमें दे रखा है। लोन कब लिया, रीपे कब किया, परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस इंटरेस्ट को हम फाइनल फिगर मान रहे हैं कि कैलकुलेशन हम दे ही रखी है, तो बस इसको 50-50 कर दूं क्या? 50% एसओपी एरिया का और 50% एलओपी एरिया का, 50-50 बांट दिया। ठीक है, तो जो एसओपी पोर्शन है उसकी तो एनुअल वैल्यू शुरू से ही निल थी, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिला और उसकी वैल्यू तो हो गई मेरी 12,000 नेगेटिव। ठीक है, और एलओपी पोर्शन की 69,375। ठीक है, कैलकुलेशन सारी हो गई। तो ठीक है, अब इसको सबको जोड़ देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब आपस में एडजस्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, अभी करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। क्या दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत थी? मैंने कोई नई बात बताई सिर्फ एक्सचेंज रेट के अलावा? ठीक है, लेकिन फॉरेन प्रॉपर्टी का एग्जाम में आते ही स्टूडेंट ऐसे घबरा जाते हैं। जब भी आप घबरा जाओगे कि हाँ बस कुछ नया आ गया, अलग आ गया, तो आपकी साइकोलॉजी जो है नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, बट आप नेगेटिव साइकोलॉजी से करते हो तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा ये फॉरेन प्रॉपर्टी जो थी वो एक्चुअली लेट आउट थी क्या? एक्चुअली लेट आउट थी कि नहीं? सोच के बताओ। यस, एक्चुअली लेट आउट थी। तो आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें फॉरेन प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट थी। ठीक, अब फॉरेन प्रॉपर्टी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, मिसेस रोहिणी देवी ए सिटीजन ऑफ यूएसए, वो वहां की सिटीजन है, हमें कोई से कोई मतलब नहीं होता है। इंडिया में उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो वो क्या है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये ओआर है, इंडिया के लिए ओआर है कि नहीं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इस साल के लिए वो इंडिया में ओआर है। तो इनकी फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट भी इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या? यस। अब इनके फॉरेन प्रॉपर्टी की डिटेल दे रखी है। शी ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी यूएसए में है विच इज यूज्ड फॉर हर रेजिडेंस। तो क्या ये फॉरेन प्रॉपर्टी एसओपी है? एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, अब लैंग्वेज यूज की गई है, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज $20,000। अब ये कौन सी वैल्यू है? फेयर रेंट है, म्यूनिसिपल वैल्यू है, कुछ पता नहीं पड़ रहा है।
अब क्या मैं बोलूं कि डायरेक्ट आपको एनुअल वैल्यू निकाल कर ही दे दिए? हाँ, वर्ड चूंकि हाँ एसओपी है बट एनुअल वैल्यू दे रखी है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 कहता है एसओपी प्रॉपर्टी है तो उसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू तो होगी ना, हम उसको इनकम टैक्स में निल मानते हैं एसओपी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, वो अलग बात है, बट एक्चुअल वैल्यू तो होती है ना प्रॉपर्टी की, ये एक्चुअल दे रखी है, उसको अंडर इनकम टैक्स एक्ट निल मानना है, वो अलग बात है। और $1 की वैल्यू दे रखी है ₹45। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। आज की डेट में तो एक्सचेंज रेट 75-76 चल रही है, मतलब क्वेश्चन में 45 दे रखी है, मतलब कब के क्वेश्चन आ रखे हैं ये? 14-15 साल पहले। ठीक है, खैर हमें क्या करना उससे, जो एक्सचेंज रेट दे रखी है मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बस बात खत्म। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आते हैं आपके 5 और 6 मार्क्स के, बिल्कुल इतने ही आते हैं। चलिए अब आगे, इधर शी टुक ऑनरशिप एंड पोजीशन ऑफ ए फ्लैट इन चेन्नई। अभी तक तो क्या फॉरेन प्रॉपर्टी की डिटेल दी थी फर्स्ट पैराग्राफ में, अब चेन्नई प्रॉपर्टी की डिटेल देते हैं। क्या बोला? इस साल इन्होंने नई प्रॉपर्टी परचेज की है, चेन्नई में फ्लैट खरीदा है, जिसकी ऑनरशिप और पोजीशन इनको मिला है 1 जुलाई 2021 को। अब ऑनरशिप 1 जुलाई 2021 से पहले नहीं थी, क्या 1 जुलाई 2021 से पहले ऑनरशिप थी क्या? नहीं थी। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब भी हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, कितने महीने का लोगे? 9 मंथ्स का लेंगे। क्यों लेंगे? ये कौन सी वाली बात अप्लाई कर रहे हो? हमने मिसलेनियस प्रोविजंस में पढ़ा था कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। अगर हम ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो परचेज डेट से हमारा कंप्यूटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 जुलाई 2021 को ही प्रॉपर्टी परचेस किया, उससे पहले तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप ही नहीं थी हमारे पास। तो हम एक्सपेक्टेड रेंट कब से लेंगे? जुलाई टू मार्च, मतलब 9 महीने का। ठीक है, लेकिन क्या फायदा? ये प्रॉपर्टी भी सेल्फ ऑक्यूपेशन में यूज हो रही है, ये भी एसओपी है। बताइए, 2 एसओपी अलाउ है कि नहीं? फॉरेन वाली भी एसओपी है, इंडिया वाली भी एसओपी है। 2 एसओपी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल होती है क्या? मैक्सिमम 2। ठीक है, और जब चूंकि प्रॉपर्टी एसओपी हो जाएगी, उसकी एनुअल वैल्यू निल लेनी है, तो फिर इस बात की कोई इंपॉर्टेंस रही क्या कि ऑनरशिप हमको 7 जुलाई 2021 से मिली है? नहीं, इस बात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, क्योंकि ये बात किसको अफेक्ट करती है? एक्सपेक्टेड रेंट को। वो 9 महीने का लिया जाता, बट एसओपी प्रॉपर्टी के लिए फिर हम क्या देखें? एक्सपेक्टेड रेंट। उस केस में तो पूरी की पूरी एनुअल वैल्यू निल ही हो जाती है। ठीक है, फिर इस मकान में वो सेल्फ ऑक्यूपेशन करती है वाइल शी इज इन इंडिया, जब भी इंडिया आती है। ठीक है, द फ्लैट वॉज यूज्ड बाय हर फॉर 7 months ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। इस साल 31 मार्च 2022 वाला ईयर एंडेड जो है, इस साल इन्होंने प्रॉपर्टी का यूज 7 महीने किया है। तो ऑनरशिप कितने महीने थी? 9 महीने। तो 7 महीने ही रही, बाकी के 2 महीने नहीं रही। तो उस 2 महीने में क्या हुआ? रेंट पे दिया क्या? आगे पढ़ते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू इस मकान की दे रखी है, फिर रेंट दे रखा है। शी पेड द फॉलोइंग टू द कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई। ये प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स, ये दोनों मिला के हुआ म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का नाम कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स, ये दोनों मिला के हुआ म्युनिसिपल टैक्स। फिर शी हैड टेकन ए लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बस इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। तो बताइए, ये प्रॉपर्टी कभी लेट आउट हुई क्या? नहीं। तो ऑनरशिप 9 महीने रही, 7 महीने एसओपी यूज था, ये बता दिया, तो बाकी 2 महीने एनओपी थी।
बाकी के 2 महीने एनओपी थी। एसओपी हो चाहे एनओपी हो, एनुअल वैल्यू नील होती है। ठीक है। फिर लोन लिया था इस प्रॉपर्टी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट, डायरेक्ट परचेज किया है। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंफॉर्मेशन सबसे खास, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन कहने हैं कि 1 अप्रैल 2021 से जो प्रायर पीरियड था उस पीरियड का इंटरेस्ट ये है। और फिर ऑनरशिप कब से मिली? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से ऑनरशिप मिली, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, ऑनरशिप 1 जुलाई से मिली है तो 30 जून तक इंटरेस्ट अलग दे रखा है, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट अलग दे रखा है। क्या आप बता पाओगे कि इसमें से पीसीपीआई कितना है और करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? अगर आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से चलोगे तो आप बोलोगे कि परचेस की डेट ये है, ठीक है, तो ये हो गया करंट ईयर का और ये हो गया पीसीपीआई। ये बोल दोगे कि ये करंट ईयर का है और कंस्ट्रक्शन से पहले, परचेज या कंस्ट्रक्शन, उससे पहले परचेज कब हुआ? 1 जुलाई को, तो उससे पहले का पीसीपीआई हो गया। क्या परचेज से पहले का पीसीपीआई हो जाता है क्या? नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो आप ऐसे कर लोगे, प्रोविजन के हिसाब से चलना है। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स में काम ही नहीं आएगी, ये आम आदमी के लिए बनाया हुआ कानून नहीं है। ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे तो फिर सीए का क्या रोल है? फिर क्लाइंट कैसे आएंगे? वो खुद ही कर लेंगे सब। तो कॉम्प्लिकेशंस तो होने चाहिए, कम है अभी, थोड़े और डालो। सीए के पास इतना दिमाग होता है कि वो सारे कॉम्प्लिकेशंस एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, सीए सुपरमैन होता है नहीं? खैर, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आएगी, यहां पर प्रोविजन के हिसाब से चलना होगा। अब एक बात नोट कर लो यहां पर कि उसने ऑनरशिप और पोजीशन कब मिला उसको? 1 जुलाई 2021 को। परचेज की डेट ये, उसके परचेज कंस्ट्रक्शन जो भी बोलते हो उसको, ये उसकी डेट है। लोन रीपे होने की कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? लोन लेने के डेट की कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। मतलब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से भी हम को कुछ निकालना है। क्या इससे पहले कि 31 मार्च तक का ही पीसीपीआई होता है, इतना तो पता है हमें? ठीक है, इतना पता है। और लोन लेने की डेट होती है हमारे पास, डेट ऑफ लोन। तो हम क्या करते, यहां से लेकर यहां तक का हम पीसीपीआई मानते। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से यहां तक का पीसीपीआई है कि नहीं है? बोलो। नहीं है। यहां से यहां तक का करंट ईयर का ही हुआ और इसके बाद का भी करंट ईयर का ही हुआ, और यहां से यहां तक का ये हुआ मेरा पीसीपीआई, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब 31 मार्च 2021 तक का ही है पीसीपीआई। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन घुमा फिरा के दे रखी है, तो दे रखा है कि पीरियड प्रायर टू 1 अप्रैल 2021, तो मतलब यहां इससे पहले के पीरियड का ये वाला है पीसीपीआई सिर्फ। तो अभी जो मैंने बोला कि ये पीसीपीआई नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वही पीसीपीआई है, और ये दोनों मिलाकर करंट ईयर इंटरेस्ट है। बात समझ आई कि नहीं, या ऊपर से गया? तो यहां तक का पीसीपीआई हुआ, और पीसीपीआई पूरा अलग होता है क्या कि 5 किस्तों में अलग होता है? 5 किस्तों में अलग होता है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ले हम अलग से, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने कर ली,
हमें पता है कि सिर्फ 49,200 ही पीसीपीआई है, उसकी 5 किस्तें डिवाइड कर दी हमने। तो ये क्या ये पहली किस्त है क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन कब से मिलता है? जब परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल से। परचेज कब कंप्लीट हुआ? 1 जुलाई 2021 को। तो पहली किस्त की छूट कब से मिलेगी? 21-22 से। तो मैं बोल दूं ये पीसीपीआई की पहली किस्त है, ठीक है। और करंट ईयर का इंटरेस्ट, करंट ईयर का ये टोटल कर लो कितना हुआ? 1,82,000 हुआ। ये दोनों मैंने टोटल कर लिया, 1,82,000 हो गया, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना डिडक्शन मिलेगा? पीसीपीआई 9,840 और करंट ईयर का इंटरेस्ट 1,82,000, दोनों टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो इतना मिलेगा। और ये मकान एसओपी है क्या? यस, 2 एसओपी अलाउ हैं, फॉरेन वाला भी एसओपी है, इंडिया वाला भी एसओपी है। और बताइए, एसओपी मकान जब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकते हैं, बट उन 2 का इंटरेस्ट की भी कोई लिमिट है क्या? कितना? 2 लाख। ये 2 लाख के अंदर है क्या? ये 2 लाख के अंदर है, अलाउ हो जाएगा पूरा? यस। तो ये चूंकि 2 लाख के अंदर है तो ये पूरा अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन कैसा है? फॉरेन वाला मकान भी एसओपी है, इंडिया वाला मकान भी एसओपी है, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, 4-5 साल पहले ही गवर्नमेंट ने 2 एसओपी लेना अलाउ किया था। उससे पहले एक एसओपी ही लेना, एक एसओपी एनओपी ही ले सकते थे, और ये क्वेश्चन तब आ रखा था। मतलब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 14-15 साल पहले, तब कैसे करना था? उस वक्त गवर्नमेंट एक ही एसओपी प्रॉपर्टी अलाउ करती थी, तो दूसरी को डीएलओपी मानना पड़ जाता था। मतलब चॉइस वाला क्वेश्चन कि कौन सा वाला एसओपी मानो, कौन सा वाला डीएलओपी मानो, तब इस क्वेश्चन का ढर्रा ये होता था। बट अब सोल्यूशन चेंज करना पड़ा इसका। कैसे? अब गवर्नमेंट ने बोल दिया 2 एसओपी हो सकती हैं, तो ठीक है, दोनों ही एसओपी हो गई। अब किसी को भी डीएलओपी मानने की जरूरत नहीं रही। ये सोचो कि जब ये क्वेश्चन आया होगा तब एक एसओपी एक डीएलओपी मानकर करना था ये, ठीक है। अगर वैसे होता आज तो आप किसी मकान को डीएलओपी लेते, और अगर चेन्नई वाले फ्लैट को डीएलओपी मानकर करते तो उसकी एक्सपेक्टेड रेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती वो आप 9 महीने की लेते कि नहीं लेते, क्योंकि ओनरशिप ही 1 जुलाई 2021 से मिली है। तो एक्सपेक्टेड रेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती वो आप 9 महीने की लेते। वो ऐसी नौबत ही नहीं आई डीएलओपी लेने की, दोनों की दोनों एसओपी हो गई, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि रोहिणी देवी जो है रेजिडेंट इन इंडिया है, तो फॉरेन प्रॉपर्टी की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है, ऐसा कमेंट आपको करना है। अब 2 एसओपी हो गई, यूएसए वाली भी और चेन्नई वाली भी, तो दोनों की एनुअल वैल्यू निल। बस दोनों प्रॉपर्टीज के लिए, दोनों एसओपीज के लिए सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलेगा। हम क्या लिखेंगे? दोनों की एनुअल वैल्यू निल। फिर यहां तो यूएसए वाले मकान की तो निल, चेन्नई वाले की निल। निल में से इंटरेस्ट तो लेस होगा कि नहीं? इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। तो एनुअल वैल्यू निल में से जब इंटरेस्ट लेस करेंगे तो क्या चेन्नई वाले फ्लैट की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आएगी? कितनी नेगेटिव आएगी? वही इंटरेस्ट वाले अमाउंट जितना, तो चेन्नई फ्लैट का वही इंटरेस्ट वाले अमाउंट जितना नेगेटिव। और ये दोनों का मिला के हमें क्रॉस चेक करना, ये 2 लाख के अंदर होना चाहिए, है कि नहीं है? तो ये करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई नेगेटिव, लॉस, ठीक है। करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और है कि शी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर, बेंगलोर में भी थी,
उसकी एक प्रॉपर्टी जो कि वो बेच चुकी हैं मार्च 2020 में ही। मार्च 2020 में ही वो प्रॉपर्टी बेच चुकी है बेंगलोली, बट उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में उन्होंने एरियर ऑफ रेंट रिसीव किया है। एरियर ऑफ रेंट क्या होता है? पास्ट पीरियड का इंक्रीमेंटल रेंट। जब रेंट के अमाउंट को लेकर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट हो और टेनेंट पास्ट पीरियड का किराया एक साथ बाद में देता है डिफरेंस का, उसको बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट। और उसके लिए हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 25A, कि एरियर ऑफ रेंट रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द एसएससी इज ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट और नॉट। ऐसा पढ़ा कि नहीं? अब 21-22 में वो ऑनर नहीं है, 21-22 में ऑनर नहीं है, तो क्या ये रिसिप्ट एरियर ऑफ रेंट की रिसिप्ट टैक्सेबल होगी कि नहीं? रिसिप्ट ईयर पे होगी, भले ही वो ऑनर नहीं है इस साल, बट हाँ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके। और इसका एडजस्टमेंट बिल्कुल लास्ट में करना है। पहले तो हमको प्रेफरेंस किस बात को देनी है? पहले हम करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालें, इसका एडजस्टमेंट तो लास्ट में करना है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये तो पास्ट ईयर की इनकम है, करंट ईयर में रिसीव हो रही है, तो इसका एडजस्टमेंट बिल्कुल लास्ट में करना है। तो क्या लिखोगे? रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट, ये टैक्सेबल है सेक्शन 25A में। टोटल रिकवरी 60,000 थी, बट उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेस होगा, तो 42,000 रिकवरी आएगी। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये। बात समझे कि नहीं? तो फॉरेन प्रॉपर्टी की मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, जिसमें फॉरेन वाली जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट क्वेश्चन कराया उसमें वो लेट आउट थी, हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन कराया उसमें वो फॉरेन प्रॉपर्टी एसओपी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। अब एक छोटी सी बात और बतानी थी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट को लेकर और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन बनाए उसमें मैंने क्या बोला कि लोन आपने 1 अप्रैल 2000 को लिया, कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट हुआ आपका इस डेट को, इससे पहले कि 31 मार्च, ठीक है। लोन रीपे बाद में हुआ 30/6/2025 को, तो इन दोनों में से अर्लियर ये हुआ, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, आपके साथ खेला। कैसे? मैंने पीसीपीआई बड़ा सिंपल बना दिया, पूरे साल का। मतलब ये पीसीपीआई टोटल कितना होगा 1 साल का इस केस में? अगर लोन लेने की डेट इससे पुरानी होती, सपोज वो होती 2018, तो कितने साल का पीसीपीआई होता? 18, 19, 19, 20, 21, 3 साल का पीसीपीआई होता। बड़ा आसान हो गया, एग्जैक्ट 3 साल। अरे इतना आसान थोड़ा ना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, इतना आसान नहीं होता है। अगर मेरे को एक बात बताओ, कोई लोन 1 अप्रैल को ही लेगा, फिक्स है? पंडित से मुहूर्त निकलवाया है, 1 अप्रैल को ही लेगा। तो अगर लोन लेने की डेट मेरी अलग हो, अगर मैंने लोन लिया 21 सितंबर 2018 को, तो क्या मेरे को ये पीसीपीआई इन टर्म्स ऑफ डेज भी निकालना पड़ सकता है क्या? इन टर्म्स ऑफ डेज भी निकालना पड़ सकता है। वैसे भी दिमाग चलना चाहिए। अगर ऐसी डेट्स होंगी साल के बीच की, अगर पर एक बात और, अगर लोन पहले ही रीपे हो जाता है, यहां पे भी इफेक्ट आ सकता है। मैंने करंट ईयर का इंटरेस्ट लास्ट वाले साल का 3 महीनों का लिया था कि नहीं? 3 महीनों का, अप्रैल मई जून। तो क्या वो महीने की एंड देख के ही रीपे करता है क्या?
वो लोन रीपे करे 24/6/2025 को, तो करंट ईयर का भी इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ डेज। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई? कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट से हम भटके नहीं है, चीज वही है, बस नंबर ऑफ डेज की बात बतानी थी। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बैंक में बाकी कोई क्वेश्चन रहा है क्या? बताइए, क्वेश्चन रहा है? थर्टी सिक्स रहा है? थर्टी सिक्स रहा है। इसमें एक छोटी सी बात है, इसमें जो छोटी सी बात है वो ये है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, द इंटरेस्ट हैज बीन पेड आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, एज द नॉन रेजिडेंट एग्रीड टू पे इनकम टैक्स ऑन सच इंटरेस्ट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। नॉन रेजिडेंट ने बोला मेरा टीडीएस मत काटना, क्यों? मैं अपना टैक्स अपने आप जमा करा दूंगा, आपको पंचायती की जरूरत नहीं है। अब बोलो उसने बोला मैं खुद जमा करा दूंगा, आप मेरी टेंशन मत करो, टीडीएस क्यों काट रहे हो? इसलिए आपने नहीं काटा। इधर क्या होगा, इनकम टैक्स में क्या होगा? अपन को पे नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 25 क्या था, सोचो, सेक्शन 25 क्या था? इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर इंटरेस्ट पेड पेबल आउटसाइड इंडिया है और इस पर एसएससी ने टीडीएस का डिफॉल्ट किया है, टीडीएस या तो काटा ही नहीं है या काटा है बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया है, और उस नॉन रेजिडेंट मनी लेंडर का इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं था, तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। तो बस इफेक्ट ये पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि ये अलाउ नहीं होगा। बात समझे? बाकी सारी बातें सेम है, तो ये आपको करना है। अनरियलाइज रेंट का पॉइंट बता चुका हूं, लीगल चार्जेस लग गए फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, इसका डिडक्शन मिलता नहीं है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता नहीं है, बाकी सारी बातें सेम है। ठीक है, तो जो खास बात थी क्वेश्चन की वो मैंने बता दी, बाकी का ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना। स्टाम्प ड्यूटी, जब इस मकान का लीज एग्रीमेंट हुआ, किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट बनता है, लीज एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं मिलता। बात खत्म। ठीक है, तो इसके साथ हाउस प्रॉपर्टी हेड खत्म। कल से हम सैलरी हेड शुरू करेंगे। इस चैप्टर में कोई और प्रॉब्लम?